नमस्कार साहब, मैं डॉक्टर जमाल खान हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हमेशा की तरह आपसे हेल्थ के बारे में, आपकी सेहत के बारे में बात करता हूं और ख़ास तौर से जो बीमार लोग हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी ज़्यादा आपको जानकारी देता हूं उस बीमारी के बारे में। क्योंकि मेरी रिसर्च जो है पूरी इसी बेसिस पे रही ज़िंदगी भर की कि मैं कैंसर पे काम करूं। और ये रिसर्च भी यानी बचपन से शुरू हो गई थी। बचपन भी बहुत परेशानी का गुजरा और परेशानी इस तरीके की थी कि मेरी जो दादी थी उनको कैंसर हो गया था। दादी के भी हस्बैंड जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे दूसरे जो ये दादी हमारी दो थी। एक दादी की तो जो मेरी जो सगी दादी थी उनके जो हस्बैंड थे यानी दादा थे, मेरे सगे दादा थे, वो तो एमएलए थे, मैंने पहले बताया था। कांग्रेस के वक्त में थे, उस वक्त सब कांग्रेस में हुआ करते थे। और वो आज़ादी के वक्त में बने थे एमएलए। जो पहला इलेक्शन सन 52 में हुआ था उस पर रामपुर से एमएलए थे। रामपुर में एक तहसील है स्वार टांडा, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तहसील को कॉन्स्टिट्यूएंसी स्वार टांडे की कहती आज भी है वो, उससे वो रहे एमएलए। तो दादी जो थी, ये वाली जो हमारी दादी थी जिन्होंने मेरे फादर को लेकर पाला, उनके कोई औलाद नहीं थी और उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी बहुत पहले, शादी के फ़ौरन बाद। बेवा रही वो हमेशा। एक बच्चा इन्होंने अडॉप्ट कर लिया अपना। 6 भाई बहन थे, उसमें से मेरे वालिद को लेके उनको पाला पोसा। वो बेचारी को ख्वाहिश थी कि वो जो है हज करें। हज किया उन्होंने, हज से लौट कर आई। 52-53 साल की एज रही होगी उस वक़्त उनकी। मैं छोटा सा था, मुझे याद है कि शायद 3-4 साल का रहा होऊंगा, 5 साल का रहा होऊंगा। तो मेरे लिए उस वक्त ना तो मोबाइल थे और ना ख़त व किताबत होती थी। बस खाली ये पता होता था पानी के जहाज़ से जाते थे ज़्यादातर लोग, तो बम्बई जाते थे और वापस लौट के जहाज़ से, पानी के जहाज़ से ही आते थे। तारीख तय होती थी, इस तारीख को गए हैं, इस तारीख को लौट के जहाज़ से आएंगे। तो आप सोचिए कि वो क्या ज़माना था कि 3 महीने का हज होता था, 3 महीने बाद तो अब ये पता नहीं होता था कि उसमें बीच में वहाँ क्या हुआ। कोई हाजी मर भी जाते थे, गुम भी जाते थे, लेकिन बस खाली लोग उस जहाज़ पे जाया करते थे, वापसी के लिए इंतज़ार करते थे। तो हम लोग भी ऐसे इंतज़ार करते थे। तो बेचारी वो मेरे लिए सामान लेकर आई। हमारे वालिद गए बम्बई और वो उनको लेकर आए। 8-8 दिन का सफ़र होता था जहाज़ का, 6-6 8-8 दिन लगते थे बताती थी। और बहुत बीमार हो जाते थे लोग, क्योंकि जहाज़ में, पानी के जहाज़ में सिकनेस होती है। जहाज़ हिलता रहता है हर वक्त, नींद में भी हिलता रहता है। तो मोशन सिकनेस सबसे ज़्यादा पानी के जहाज़ों में होती है। अब तो वो भी जहाज़ बहुत डिफरेंट हो गए होंगे। मैं तो खैर बहरहाल कभी जाता नहीं हूँ। लोग जो क्रूज़ पे जाते हैं उनको पता होगा, मैंने कभी क्रूज़ किया भी नहीं। तो मुख्तसर क्या है कि उनको कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया तो मेरे फादर जो थे वो बेइंतहा परेशान होने लगे। और उस वक्त कैंसर का इलाज और मुश्किल था और बहुत कम जगह था। टाटा मेमोरियल बन चुका था, तो टाटा मेमोरियल जाया करते थे बम्बई लेके। लखनऊ में भी कुछ शुरू हो गया था, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जिसको अब कहते हैं, यूनिवर्सिटी जो हो गई है, वहाँ पर भी कुछ सर्जन्स आ गए थे। कैंसर का इलाज वहाँ भी शुरू हुआ था, रेडिएशन की मशीन भी लग गई थी उन्हें। तो ये 2 जगहों के बीच में वो फंसी रही। 4 साल की ज़िंदगी रही। कुछ साल तो अच्छे गुजरे उसमें शुरू के, फिर बाकी बहुत परेशानी के गुजरे। उनकी डेथ तकरीबन ये समझिए कि मैं 10वीं क्लास का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था तब हो गई। तो क्लास 5th या 6th ऑनवर्ड्स ये परेशानियाँ देखी। उस परेशानियों में पैसे की बर्बादी भी देखी, तकलीफ़ें भी देखी, और इतनी बर्बादी देखी कि ये समझिए कि जो भी उनका रखा ढका था, जो ज़मीनें, जायदाद, बाग थे, ये नहीं समझिए उस वक्त लाखों रुपए की जो चीज़ें थी, वो जो आप अरबों की, करोड़ों की बाद में बिकी, वो लाखों में बेच के और वो पैसा भी लगा दिया। उस वक्त दिल्ली से जहाज़ भी बहुत कम जाया करते थे, फ़्लाइट्स बहुत कम थी मुंबई की। तो मुझे याद है कि हफ्ते में 1-2 फ़्लाइट शायद होती थी। ये सन बात कर रहा हूँ मैं आपसे 80 की। और 80 में वो जाती थी वहाँ मुंबई इलाज कराने, लौट के आती थी। वालिद ने, हमारे फादर ने उनको बेइंतहा इज़्ज़त, मोहब्बत, उनसियत जो कर सकते थे, जो सगा बेटा भी नहीं कर सकता था, वो उन्होंने उनके लिए किया। जबकि बेटे सगे नहीं थे उनके, वो खाला ही थी उनकी, लेकिन पाला था, पोसा था, बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती थी। वो किस्सा हज का ये रह गया कि बीच में जब वो आई तो सबसे ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए लेके आई। घड़ी पहली उन्होंने मुझे दी। घड़ी लोग अरब से लाया करते थे। एक घड़ियों का एक ट्रांजिस्टर लाया करते थे, उस ज़माने में ट्रांजिस्टर होते थे।
तो वो भी ला कर दिया मुझे, और ये चीज़ें थी तो ये यादगार रही। अब वो इतनी यादें जो बच्चों की होती हैं वो आपको अंदर तक मतलब बेबस कर देती हैं, आपके जिस्म को पूरा कचोक देती हैं। तो मैंने मेडिकल की तैयारी, तो वो कहती थी डॉक्टर बनो, हम भी जाते थे अस्पताल देखते थे, KGMC तो मैं भी जाता था लखनऊ में, छोटा सा था, तो मुझे डॉक्टर से बड़े वो होने लगी कि भाई बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, बड़ा इज्जत है, ये है वो है। तो शुरू से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रही। अब मेडिकल में जब एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया मेडिकल के, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश रही कि कैंसर में काम करूँगा। औसत दर्जे का स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा तेज़ स्टूडेंट नहीं था मैं, तो उस चीज़ में सिलसिले में पढ़ाई चलती रही। अब ये भी समझ में नहीं आया कि ये जो है मैं आगे कैंसर की रिसर्च करूँगा कैसे, क्योंकि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ क्लासेस होते हैं वहाँ रिसर्च कोई ऐसी होती नहीं है। खाली आप मेडिकल करते हैं, MBBS करते हैं, अब आगे का चयन होता है वो PG का, उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात काम नहीं करती हैं कि क्या आप करें। जो जिस सब्जेक्ट में आपको मिल गई PG, उसमें आप PG कर लेते हैं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं उसमें 10 शुरू के 10, 12, 15, 20 जो भी हैं वो तो मिल जाती है उनको सब्जेक्ट अपनी चॉइस का, लेकिन हम तो औसत दर्जे के थे, तो हमें जो है वो 2 सब्जेक्ट मिल रहे थे। एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी था, उसमें मैंने सोचा कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में मैं चला जाऊंगा तो जो है वो खाली जो है वो रेडिएशन करना शुरू कर दूंगा, तो रिसर्च तो उसमें होगी नहीं। तो उस बीच में ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि जो रिसर्च है वो बेसिक लेवल पे है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रिसर्च होगी तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होगी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में इन सब चीज़ों में रिसर्च होगी। तो माइक्रोबायोलॉजी भी उसमें एक सब्जेक्ट आ गया। फिर माइक्रोबायोलॉजी को मैंने देखना शुरू किया कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या स्कोप्स हैं। उस वक्त में इंटरनेट भी बहुत पुअर था, इंटरनेट सर्विसेज। मुझे याद है MD के पीरियड में तो मेरे इंटरनेट आया था, जब मैं MD कर रहा था, 3rd ईयर की जब थीसिस लिख रहे थे वो भी इंटरनेट पुराने ज़माने में होता था। आप कंप्यूटर सेंटर जाते थे, यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए एक टाइम होता था, उसमें एक पासवर्ड मिलता था, आपको एक ईमेल मिलता था, ईमेल, और फिर उसको आप निकालते थे प्रिंटर से। प्रिंट भी जो निकलते थे वो ऐसे निकलते थे, न्यूज़पेपर निकल रहा है, एक एक करके पेज निकलते थे, और बड़ा लिमिटेड स्कोप होता था। जो आज आप देख रहे हैं, जो आपके पास सहूलतें हैं, वो सन 90 में नहीं थी। तो 90 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये 93, 94 की बात कर, 97 की बात कर रहा हूँ, बल्कि 96 में मैंने कंप्लीट कर रहा था, 95, 96 में, ये वक्त का पीरियड था। तो बस कंप्यूटर सेंटर बने थे उस वक्त, कॉमन चीज़ थी नहीं कंप्यूटर। टेलीफोन का ये हाल था कि टेलीफोन भी PCO होते थे। PCO पता नहीं, आप बहुत से बच्चों ने देखे भी नहीं होंगे आज की तारीख में, जिसमें वो मीटर चलता रहता था, इतने पैसे खर्च हो गए आपके, तो हम देखते थे कि कहाँ कौन सी जगह जाके हम PCO पे फ़ोन करेंगे जहाँ सस्ता चलता है, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान में तो हर जगह ये है ना कि हर जगह घपला है, छींच मारने की आदत है, तो मीटर भी तेज़ चलाते थे बहुत से लोग। होता एग्जैक्टली उतना टाइम नहीं था जितना वो दिखाते थे, तो कभी कभी हम कहते थे ये 10 रुपये का बात करिए, 20 रुपये ले रहा है हमसे। ये वक्त था। तो जो वक्त आज की तारीख में हम सबको, अब तो हम पिक्चर हॉल में जाते हैं तो हम 2-4 हज़ार खर्च करके आ जाते हैं, तो वो तो पहले ज़माने में टेलीफोन करना 10 रुपये का बहुत महंगा लगता था। तो गर्ज़ ये कि मुख्तसर बात क्या है कि वो जो खमीर था, यानी ये जो कैंसर में मैंने काम किया है, ये ऐसा नहीं हुआ कि वन फाइन डे मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने कहा यार कैंसर में काम करेंगे। इसमें ज़िंदगी वक्फ कर दी मैंने। अच्छा, अब क्या है कि हमने रिसर्च करी, हमने काम किया, वेबसाइट बनाया, डॉक्टर शर्मीन ने बड़ा अच्छा लिखाई करी वेबसाइट पे, पूरा रिसर्च करके हमने पूरे काम को लिखा। हमने देखा कि वो लोग बहुत से उसको भी उठा लेते हैं, हमारे काम को वेबसाइट से ले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हम हीलर हैं कैंसर के, वो होम्योपैथी की दवा देने लगते हैं। लोगों को बेचारों को क्या पता कि वो वेबसाइट भी वैसी पढ़ रहे हैं, उनका हीलर भी कहला रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं होम्योपैथी की, पैसे भी कमा रहे हैं, कुछ अल्लाह ने शिफा भी दे दिया, थोड़ा बहुत शिफा भी सब चीज़ों में हो ही जाता है। तो इत्तेकाद से भी कहते हैं शिफा हो जाता है। इत्तेकाद का मतलब होता है भरोसा कर लिया मैंने आपके ऊपर, उससे भी अल्लाह ने आप मुझे फ़ायदा देना शुरू कर दिया। ये भी एक साइंस है, इस साइंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। जिसको कहते हैं कि आपने बटन खिला दिया, ये दिखा के सर की दर्द की दवा है और उससे भी आदमी का सर का दर्द ठीक हो गया, इसे प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं। कैंसर में भी होता होगा, थोड़ा बहुत तो हो सकता है। तो गरज ये कि पेशेंट कौन सा पूल है, वो पूल हम सबके पास कौन सा पेशेंट्स का आता है, जो सब जगह से निराश हो चुके हैं, जो सब जगह से परेशान हो चुके हैं, जहाँ के अस्पतालों ने मना कर दिया अब इलाज नहीं करेंगे,
भाई अब आप घर ले जाइए, सेवा कीजिए। वो सेवा तो करते ही हैं लेकिन ढूंढते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से भी मार्केट में पूल जो होता है ख़राब हो जाता है। उससे नुकसान क्या होता है सोसाइटी में कि जो आदमी को एग्जैक्टली साइंस की लैंग्वेज पे आना चाहिए वो ना साइंस की लैंग्वेज पे आके इश्तिहार की लैंग्वेज पे भी चला जाता है। और इश्तिहार की लैंग्वेज में उससे नुकसान नहीं होता कि वो 10 को और बताता है कि यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं तो 30-30 हज़ार रुपये हफ्ते की दवा खरीदता था और शीशियाँ पिए चला जा रहा था और कहा था कि इम्यूनोथेरेपी कर रहे हैं हम। इम्यून थेरेपी? अबे भाई इम्यूनोथेरेपी कौन सी इम्यूनोथेरेपी है? क्या है इम्यूनोथेरेपी? अगर आप होम्योपैथ हैं तो होम्योपैथी कह दीजिए उसको। इम्यूनोथेरेपी तो जब आप कहेंगे जब आप बिल्कुल साइंस के अंदर घुस जाएंगे और इम्यून सिस्टम पे काम करेंगे, जो हम लोग करते हैं। तो ये बातें मुझे इसलिए आपसे करना थी कि समाज में मैंने ये देखा है कि जब हम आए थे तो कोई नाम नहीं था इम्यूनोथेरेपी का, और आज की तारीख में इम्यूनोथेरेपी हर तरफ की जगह मिल रही है, बेइंतहा दुकानें खुल गई। और वो पूल पेशेंट्स का कौन सा है? परेशान हाल है। तो वो कहते हैं ना कि एक आदमी परेशान है, मरते के दो लाते और, तो वो उस बेचारे को उस जगह पे जाके मिल रही है। अब हमारे ऊपर एक रुका ये है कि साहब आप बड़ा महंगा इलाज करते हैं। महंगा क्या है अपने मैंने समझाया है इस वीडियो में, कुछ जाके आप पीछे देखेंगे, जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि महंगा किस वजह से है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है इस बार कि हमें कुछ सरकार से भी मदद मिली है और सरकार ने भी हमें सब्सिडीज़ देना शुरू कर दी हैं। तो हमने कहा है कि भाई हम ऐसा करेंगे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का वो शख्सियत है, उनके पास पहचान पत्र है उनका, तो हम उनको कुछ न पेशेंट्स को महीने में 10-20 पेशेंट्स को 1.5 लाख में भी इलाज करके दिखाएंगे। 1.5 लाख में हम उनका इलाज कंप्लीट कर दें 3 महीने का। तो ये मुख्तसर बात मैंने आखिर में यूँ बताई है आपको कि जो ये वीडियो पूरा सुनते होंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा कि ये मेरा मकसद क्या था आज बताने का। तो 10-20 पेशेंट महीने के मैं करूँगा। जो जब नंबर वो पूरा हो जाएगा तो मैं कहूँगा भाई अगले महीने आ जाना, आपका अगले महीने शुरू कर देंगे इलाज। तो 1.5 लाख रुपया तो 3 महीने में मुख्तसर रकम है, जो बहुत बड़ी रकम नहीं है, वो मैं देने की कोशिश करूँगा। और कुछ महीनों तक मैं आपको ये दिखाऊँगा कि भाई मैं ये कर सकता था, जो मेरी हैसियत थी। सरकार ने भी मेरी मदद की और मैं भी साथ हूँ आपके, और हम एक समाज को, अच्छे समाज को और अच्छे समाज को करने में जो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करेंगे, कर रहे हैं, आपके साथ हैं हमेशा से और आपके साथ आगे भी रहेंगे। लेकिन मैंने जहाँ जहाँ इशारे किए हैं उन सब चीज़ों को आप समझिए, अपने बात को समझा कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं है। आपके पास आज की तारीख में एक मोबाइल है जिसमें इंटरनेट है, जो आपको हर चीज़ बता देता है। आज की तारीख में चैट जीपीटी भी फ्री मिल रहा है लोगों को, उसकी मदद भी ले सकते हैं आप। चैट जीपीटी अपना डाउनलोड कर लीजिए ऐप में, दोनों में होता है, एंड्रॉयड में भी होता है और आपका जो एप्पल वाले फ़ोन है उनमें भी होता है। और आप उसको डाउनलोड करके उससे पूछा कीजिए कि भाई डॉक्टर जमाल के बारे में क्या राय है, क्या बात है, और वो बताएगा आपको। तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं जिससे कि आपको एक थर्ड पार्टी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसे आप अमेरिका में बैठ के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जहाँ इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है और सच्ची इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी एक पेशेंट आई थी मुझसे, उन्होंने कहा कि साहब मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप चले जाइए डॉक्टर जमाल के पास। अरे मैंने कहा नाम बताओ भाई, किसने कह दिया? तो देखा तो पर्चा तो यूएस के डॉक्टर थे, इंडियन नहीं थे, यूएस में बैठे थे। तो मैंने कहा हाँ ये अमेरिका के बैठे हुए डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने नहीं रोका आपको, ये अच्छी बात है। तो साहब नमस्कार, जय हिंद, आप सबके दिन शुभ हो।